अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप खैर खैरियत से होंगे। तो आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो आज हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, दो कर लेंगे हम। तो सबसे पहली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की मैं आपके लिए स्टेटमेंट पढ़ने लगा हूँ। तो वो कह रहा है सर्टन ग्लोबुलर प्रोटीन पार्टिकल हैज़ अ डेंसिटी ऑफ 1246 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इट फॉल्स थ्रू प्योर वाटर और उसका आपको कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी गिवन दे दिया गया with a terminal speed of 3 सेंटीमीटर पर आवर। फाइंड द रेडियस ऑफ द पार्टिकल। तो हम देखते हैं कि गिवन में उसने हमें क्या क्या चीजें दी हुई है, फिर उसके बाद आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसको। गिवन डाटा, तो गिवन डाटा में जो उसने हमें चीजें गिवन दी हुई हैं उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए उसने हमें डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल दी हुई है। तो डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल जो उसने हमें दी हुई है वो दी हुई है 1246 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आगे चलते हैं, फॉल्स थ्रू प्योर वाटर, और पानी में से गिर रहा है तो उसकी उसने हमें क्या दी हुई है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की वैल्यू दी हुई है। वो है हमारे पास 8.0 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और 7 सेकंड। तो विद अ टर्मिनल स्पीड ऑफ, टर्मिनल स्पीड मतलब टर्मिनल वेलोसिटी दे दिया आपको अगर हम फार्मूले के लिहाज से बात करें, और उसके जो हमें यूनिट्स दिए ना बच्चों वो उसने सेंटीमीटर पर आवर दिए। तो इसका मतलब है कि उसको मुझे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वो उसने मुझे दिया 3 सेंटीमीटर पर आवर। ठीक है, तो इसको मैं करूंगा किसके अंदर कन्वर्ट मीटर पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट करूंगा। तो 3/100। अब आपको पता है कि जब भी हमने सेंटीमीटर से मीटर में जाते हैं तो हमने 100 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया है, मीटर में। अब नीचे आवर है, तो आवर को जब सेकंड में लेके जाते हैं तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं किसके साथ बच्चों, 3600 के साथ। अब चूंकि ये आवर डिनोमिनेटर में पड़ा था तो मुझे डिनोमिनेटर को ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा बच्चों किसके साथ, 3600 के साथ, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकंड्स में। तो जो टर्मिनल वेलोसिटी की या टर्मिनल स्पीड की वैल्यू बच्चों मेरे पास आती है वो कुछ इस तरह से आती है। मैं आपके सामने इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो 3/100 मल्टीप्लाइड बाय 3600। तो ये जो बच्चों के पास वैल्यू आती है 8.33 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁶ आती है। तो इसको मैं लिख लेता हूँ 8.3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻6 मीटर पर सेकेंड। अब आगे चलते हैं, फाइंड द रेडियस ऑफ द पार्टिकल। टू फाइंड या रिक्वायर्ड जो चीज हमारे पास है वो है रेडियस ऑफ द पार्टिकल। रिक्वायर्ड में जो बच्चों हमारे पास चीज आ रही है वो है रेडियस ऑफ द पार्टिकल। आर की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो ये हमने कर लिया। अब इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं बच्चों हम। तो सॉल्यूशन के लिए अब आपको टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला आप लोग पढ़ के आए हैं। तो टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला जो आपको लिखवाया गया था वो कुछ इस तरह से लिखवाया गया था, वी टी इज इक्वल टू 2 ρg r² ओवर 9 ईटा। ये हमने फार्मूला पढ़ा था। यहाँ से हमने रेडियस की वैल्यू निकालनी है, तो बाकी सारी चीजें दूसरी तरफ ले चलते हैं हम। तो जो हमारे पास वैल्यू बचेगी बच्चों, किस तरह से बचेगी कि आर स्केयर विल बी इक्वल्स टू 9 ईटा वी टी के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 ईटा वी टी के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 2 रो जी नीचे आके डिवाइड हो जाएगी। 2 रो जी नीचे आके हमने क्या करती हैं, इधर डिवाइड करती हैं। अब वैल्यूज मतलब आर स्केयर की वैल्यू फाइंड आउट करनी, स्केयर रूट लेना पड़ेगा। वैल्यूज भी पुट कर देता हूँ, साथ ही मैं इसके ऊपर स्केयर रूट भी ले लेता हूँ। तो मेरे पास जो सिनेरियो बनेगा 9 मल्टीप्लाइड बाई ईटा की वैल्यू कैलकुलेट हम मतलब गिवन दी हुई है, सॉरी। तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁴ है, और ये हमने जो सा सेंटीमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करके जो निकाली थी 8.3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय, अब हमारे पास 9 और जो सॉरी डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2, और रो की वैल्यू जो हमारे पास गिवन है वो है 1246 मल्टीप्लाइड बाय जी की वैल्यू अब आपको पता है 9 पर ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की 9.8 मल्टीप्लाई बाय 10 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो अब इसको भी जो सा है मैं क्या करता हूँ, कैलकुलेट करता हूँ, अलग-अलग से करके कर लेता हूँ क्योंकि आपने भी डायरेक्ट नहीं करना। तो मैं भी इसको अलग-अलग कर रहा हूँ। 9 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁴
एक्सपोनेंट -4 मल्टीप्लाइड बाय 8.3 एक्सपोनेंट -6। तो ये जो ऊपर वाली टर्म्स हैं इनको जब मैंने कैलकुलेट किया है तो बच्चों इनकी जो वैल्यू कैलकुलेट होके आई है वो आई है मेरे पास 5.976 एक्सपोनेंट -8। अब नीचे वाली टर्म्स को अब इनकी जो वैल्यू मेरे पास कैलकुलेट होके आई है इसको मैं साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करके चले ऐसे ही लिख देता हूँ। आप लोगों ने करना है तो अब मैं इन दोनों टर्म्स को आपस में क्या कर लूंगा, डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास आएगा जो मेरे पास वैल्यू आ रही है इन दोनों टर्म्स को आपस में डिवाइड करके बच्चों को कुछ इस तरह से आ रही है 2.45 एक्सपोनेंट -12। और जब मैं इसका स्क्वायर रूट लेता हूँ तो जो मेरे पास फाइनल आंसर आता है बच्चों वो आता है 1.56 एक्सपोनेंट -6। और ये किसमें, मीटर्स में। इसको अगर मैं राउंड ऑफ करके 1.6 लिख देता हूँ तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो कुछ ऐसे करके हम लोग कैलकुलेट करने के काबिल हो जाते हैं। तो ये हमारे पास किसका आंसर है, रेडियस ऑफ द पार्टिकल का आंसर आ जाता है। चलिए अब अगले न्यूमेरिकल की तरफ बच्चों हम लोग मूव करते हैं। अब अगले न्यूमेरिकल के स्टेटमेंट में आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूँ, वाटर फ्लोज थ्रू अ होज whose internal diameter is 1 centimeter at a speed of 1 meter per second. What should be the diameter of the nozzle? Diameter of the nozzle if the water is to emerge at 21 meter per second. तो इसको देखते हैं और समझते हैं और फिर हम इसको करेंगे न्यूमेरिकल को। गिवन डेटा, रिक्वायर्ड एंड सॉल्यूशन। इस न्यूमेरिकल को करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब आपने पढ़ा हुआ है कि एरिया ऑफ द सर्कुलर पाथ आप लोग पढ़ के आए वो किसके बराबर होता है, पाई, मतलब सर्कुलर किसी भी चीज़ का वो होता है हमारे पास सर्कुलर पाथ का, नहीं सर्कुलर चीज़ का अगर पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन ये तब था जब हमें रेडियस गिवन हो। अगर मुझे डायमीटर गिवन होता है तो ये फार्मूला कन्वर्ट होता है पाई डी स्क्वायर बाय 4। इसको हम इस तरह से क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं एरिया को। अब वो कह रहे हैं कि वाटर फ्लोज थ्रू अ होज, वाटर एक पाइप में से गुजर रहा है, ठीक है। अब एक पाइप के अंदर से पानी गुजर रहा है और पानी गुजर रहा है और ऐसे गुजर रहा है कि जो होज का इंटरनल डायमीटर जो उसने मुझे दिया वो दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। मतलब ये वाला जो डाया उसने मुझे कितना गिवन दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। इसको मैं D1 कह देता हूँ, ठीक है। अब एट अ स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड, अब इस डाया के अंदर से जो पानी की स्पीड है, जो पानी गुजर है V1 कह देते हैं हम इसको, तो वो मेरे पास क्या है 1 मीटर पर सेकेंड है। व्हाट शुड बी द डायमीटर ऑफ द नोजल, इसका मतलब है कि आगे कोई नोजल मौजूद है जहां से पानी ने बाहर आना है इस पाइप के अंदर से, ऐसे कोई नोजल मौजूद है। तो हम कह रहा है कि इस नोजल का डायमीटर, मतलब इसको मैं कहता हूं D2 मैंने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। इफ द वाटर इज टू इमर्ज एट 21 मीटर पर सेकेंड, पानी की जो स्पीड है बाहर निकलने की वो क्या है 21 मीटर पर सेकेंड। बच्चों यहां से आपको ना एक छोटा सा आइडिया हो जाना चाहिए जब हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ के आए हैं कि देखें ये डाया छोटा है, मतलब ये डाया है मौजूद है और यहाँ पे स्पीड मौजूद है और आगे देखता हूँ तो स्पीड बढ़ गई है। तो मुझे एक बात पता चल गई है कि जो D2 आएगा ना वो जो उनसे 1 सेंटीमीटर से छोटा आएगा, क्यों, स्पीड बढ़ गई है, ठीक है। हम पढ़ के आए हुए कि जहां पे एरिया ज्यादा होता है स्पीड कम होती है और जहां पे एरिया कम होता है स्पीड क्या होती है, ज्यादा होती है। तो आपने खुद सोचना है कि देखें कि यहाँ पे हमारे पास स्पीड ऑफ द फ्लूइड बढ़ गई है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास एरिया शुड बी या डायमीटर शुड बी लेसर देन द फर्स्ट वन। तो बहरहाल इसको हम लिख लेते हैं कि हमारे पास V1 जो आया है वो कितना आया है 1 मीटर पर सेकेंड। D1 जो उसने मुझे दिया हुआ है वो दिया हुआ है बच्चों 1 सेंटीमीटर। और इसी तरह से जो V2 गिवन है, V2 जो उसने मुझे दिया वो दिया हुआ 21 मीटर
पर सेकंड, और D2 मैंने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो अब आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा हुआ है जो आपको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के मुताबिक बताया हुआ था कि A1 V1 किसके बराबर है, A2 V2 के। तो मैंने यहाँ पे आपको भी बताया कि फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, 1 वाला एरिया तो मैं क्या करूंगा D1 इस्तेमाल कर लूंगा, अगर 2 वाला तो यहाँ पे क्या इस्तेमाल कर लूंगा D2। तो ये मेरे पास आ जाएगा पाई D1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 और साथ है V1। इसी तरह से यहाँ पे पाई D2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 और यहाँ पे क्या आ गया V2। अब देखें जो कटिंग, जिन टर्म्स की कटिंग हो रही है, पाई और पाई कट रही है, 4 और 4 आपस में कट। तब आपको पता है कि हमने D2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो मेरे पास जो टर्म्स बचेंगे बच्चों को जिस तरह से बचेंगे कि D2 स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू D1 स्क्वायर V1 डिवाइडेड बाय V2। ठीक है, टर्म्स की वैल्यूज पुट कर देते हैं, साथ ही मैं स्क्वायर रूट भी ले रहा हूँ क्योंकि मुझे D2 की खाली वैल्यू चाहिए। तो D1 मेरे पास क्या था बच्चों, D1 की वैल्यू थी मेरे पास 1 सेंटीमीटर, V1 की जो वैल्यू है बच्चों वो क्या है 1 मीटर पर सेकंड, और इसी तरह से V2 की वैल्यू क्या है 21 मीटर पर सेकंड। बच्चों ये यूनिट्स लिखने का यहाँ पे एक पर्पज है मेरा, वो ये है कि देखिए मैंने इनको सबके सब को SI यूनिट्स में कन्वर्ट नहीं किया। तो क्यों नहीं किया, उसकी रीजन ये थी कि देखिए यहाँ पे मेरे पास मीटर पर सेकंड और मीटर पर सेकंड कैंसिल आउट हो रहे हैं, मेरे पास डायरेक्ट आंसर किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर के अंदर आ जाएगा। सिंपल ये वजह थी कि मैंने इसको कन्वर्ट नहीं किया। तो यहाँ पे D1 के ऊपर बच्चों स्केल भी मौजूद था, तो वो मैंने स्केल इधर लिख दिया है। चले अब इसके अंदर हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। तो मेरे पास जो आंसर आता है वो मैं आपके सामने कैलकुलेट कर रहा हूँ। 1 का स्केल आपको पता है 1 ही रहता है, 1 डिवाइडेड बाय 21 करना है। तो मेरे पास आंसर आ रहा है 0.476, मतलब D2, ये स्क्वायर रूट काट जाएंगे, D2 का जो आंसर आ रहा है अंडर रूट ऑफ 0.0476। ये मेरे पास इसका कुछ आंसर आ रहा है, और ये आंसर आ रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर, क्योंकि आपको पता है ये कट गए थे और ये इसके अंदर क्या मौजूद था, सेंटीमीटर स्क्वायर मौजूद है। बहरहाल ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा, और जो बाकी टर्म है उसका मैं स्क्वायर रूट लेता हूँ। तो मेरे पास जो आंसर आता है वो आता है 0.21। D2 का जो आंसर आता है वो आता है 0.21 सेंटीमीटर। इसको मैं थोड़ा सा राउंड ऑफ करके अगर लिख दूँ तो ये आएगा 0.2 सेंटीमीटर, जो कि हमारी बुक में उसने आंसर दिया हुआ है। तो ये दो न्यूमेरिकल थे बच्चों आज के हमारे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गए होंगे। अल्लाह हाफिज़।